अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, पुलवामा हमले के बाद पड़ोसी मुल्क भारत बदहवास हो चुका है और इस बदहवासी में भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसके बाद पाक फजाइया की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तैयारे फरार हो गए। बहुत से सवालात थे जो अब से कुछ ही देर पहले क्लियर हो चुके हैं, जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या था। आज सुबह से हम देख रहे थे कि भारतीय मीडिया बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत इस किस्म की बातें की जा रही थी और सोशल मीडिया पर भी, जो कि बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं थी। लेकिन बहुत से जवाबात अब से कुछ देर पहले हमें मिले हैं जो DGISPR ने तफसीली तौर पर बताया है और इसी पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। इसके तमाम जो ये सूरत हाल है, इसका हम जायजा लेंगे अपने पैनल से गुफ्तगू में। और आज हमें साबिक DGISPR अतर अब्बास साहब भी, उन्हीं से हम आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, जो अब से कुछ देर पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें से एक अहम पॉइंट है जिस पर अतर अब्बास साहब हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे ताकि कुछ क्लैरिटी मिल जाए और फिर हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलें। जो DGISPR ने बताया कि 3 मकामात से कल भारतीय एयरफोर्स ने दाखिल होने की कोशिश की है और एक जगह से वो कुछ कामयाब हुए। 4 मिनट तक वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में रहे। आपके ख्याल में क्या इसके पीछे सोच थी भारतीय एयरफोर्स की, वो चाह क्या रहे थे? मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान की, जहाँ तक मुझे इल्म है, इनकी हमेशा से ये एक देरीना ख्वाहिश रही है कि अपनी फेस सेविंग के लिए किसी तरीके से किसी जगह आज़ाद कश्मीर में ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके एक हमला करें, ताकि अपनी आवाम को बावर कराया जा सके कि उन्होंने बदला लिया है या रिटेलिएट किया है। ये मुंबई अटैक के बाद 2008 में एक बहुत सीनियर अफसर, आला ओहदे के अफसर अमरीकी, ये पैगाम लेकर आए थे कि अगर भारत किसी एक जगह जो कि पुराना कोई इलाका है, खाली ज़मीन है, वहाँ अगर हमला करके निकल जाए तो पाकिस्तान अगर इस पर रिटेलिएट ना करे और वो भारत को एक अपने अवाम को बताने का मौका मिल जाएगा कि जी हमने भी एक रिटेलिएशन की है, बदला लिया है। लेकिन पाकिस्तान का जवाब उसके लिए बड़ा वाज़ेह था कि इस किस्म की किसी भी स्ट्राइक का बड़ा ही मौसर जवाब दिया जाएगा। तो ये सोचे भी ना भारत के इस किस्म की कोई कार्रवाई करने का। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको एक मौका मिला है, क्योंकि हालात बदले हैं और जो मीडिया हाइप और जो जिस तरीके का हिस्टेरिया वहाँ के हॉक्स लॉबी जो है वो क्रिएट कर देती है, बढ़ा देती है, उसमें हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहता कि इसके अलावा कुछ करे। तो इसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने इस किस्म की कार्रवाई की। अतर साहब, आप कह रहे हैं फेस सेविंग के लिए भारत इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन जो DGISPR अभी बता रहे हैं कि 3 मकामात से एंट्री की उन्होंने कोशिश की, लाहौर, सियालकोट के सेक्टर की तरफ से, बहावलपुर सेक्टर, और सबसे ज़्यादा जो हैवी टीम थी उनकी वो मुजफ्फराबाद सेक्टर की तरफ आए, जिससे मुतालिक ये सारी खबरें बनी हैं। तो आपके ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान को मुख्तलिफ मकामात से अटैक करना चाह रहे थे? देखिए, मुझे इसके मुताल्लिक इल्म नहीं है और मैं एक ऐसी जगह हूं जहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देखी है। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा इस वक्त फिलहाल, जब तक कि मैं उनकी पूरी बात समझ ना सकूं। लेकिन जो मेरे इल्म में है और जो मेरा तजुर्बा रहा है कि ये हमेशा से एक इरादा रहा है, ख्वाहिश रही है। और इस वक्त जिस किस्म की फजा बन गई है, खास तौर पे हिंदुस्तान ने, जो कि मीडिया हाइप और हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट कर दिया है, उसमें जिस दबाव में वो वहाँ की हुकूमत भी है और वो चाह भी रही है, इलेक्शन का भी एक वो मसला है। तो इस वजह से ये फैसला उन्होंने किया है और इसको आमदी जामा पहनाया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी रिस्पॉन्स है डिप्लोमेटिक लेवल पे और मीडिया लेवल पे, जिस तरीके से हम उनको जताना चाह रहे हैं और साबित करना चाह रहे हैं, वो जगह दिखा के, खास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया को और डिप्लोमेट्स को यहाँ के, वो प्रूफ कर देगा कि जी उनकी बात में कितनी सदाकत है और किस किस्म की उन्होंने एक फेक स्टोरी जो सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल में वो बता रहे हैं वो की है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर अब्बास साहब, आपने जियो न्यूज़ प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के लिए वक्त निकाला। हम गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, अब सुबह से बहुत से सवाल जहन में उठ रहे थे, लेकिन DGISPR ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें काफ़ी वजाहत आई है सामने। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि जो फ़िज़ा नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत ने बनाई थी वो सियासी मकासद के लिए थी और इलेक्शन के तनाजुर में थी।
लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि जब आप जज्बात को एक ख़ास हद से ज़्यादा ले जाते हैं, वो हुकूमत या स्टेट ले जाती है, लेकिन फिर एक वक्त आ जाता है कि स्टेट और हुकूमत उस रायामा की ग़ुलाम बन जाती है। तो मोदी साहब ने ख़ुद ये किया था कि इतना वार हिस्टेरिया कि अब अगर वो कुछ ना करते तो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन वो हार जाते, बल्कि उनकी पूरी सियासत के ख़ात्मे का ख़तरा था। तो उन्होंने तो वो कर लिया। अब दूसरी साइड है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास भी अब रिटेलिएट करने के सिवा कोई चारा इसलिए नहीं है कि मोदी के उन धमकियों के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आके ये वाजे कर चुके हैं पूरी दुनिया के सामने कि अगर उसने कोई हरकत की तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि हम जवाब देंगे। और ये बात अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी इसी अंदाज में एक और पैराए में की है। अब ज़ाहिरी बात है कि इंडिया ने तो कर दिया, और इंडिया ने ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सिर्फ कंट्रोल लाइन या आज़ाद कश्मीर के अंदर कार्रवाई उसने नहीं की है। इंडिया ने बाकायदा जंग छेड़ी है और उसने हमला किया है, क्योंकि ये जो मुकाम को हिट किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो वो पूरे आज़ाद कश्मीर के हदूद से निकल के वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज बॉर्डर को भी क्रॉस करके उसने पाकिस्तानी सरजमीन पे कार्रवाई की है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फोर्सेस अगर रिटेलिएट नहीं करती और जवाब नहीं देती तो उसके तनाजुर में फिर हुकूमत खुसूसन और पूरी रियासत दुनिया की नज़रों में डिस्क्रेडिट हो जाएगी, और दिफा के हवाले से हमारे जो क्लेम्स है उस पर सवाल उठ जाएंगे। तो यकीनन रिटेलिएट करने के और जवाब देने के सिवा अब चारा तो ख़ुद कोई है नहीं। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस तरह जुनूनियत उस साइड पे है तो हमें जवाब में उस जुनूनियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और हमारी जिस तरह अभी हमारे पास चॉइस है, जिस तरह इंडियन ने ख़ुद अपने लिए टारगेट का, वक्त का और तरीके का तयन किया, तो हमें भी जज्बात का शिकार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कि पूरी सियासी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए, तमाम इदारों को कंसल्टेशन करना चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्पांस और फिर वो कैलकुलेटेड तरीके से अपने लिए हदफ का, वक्त का और तरीके का तयन करना चाहिए। ये ना हो कि जल्दबाजी में, जिस तरह इंडिया ने जल्दबाजी में, देखे मोदी ने जल्दबाजी दिखाई, जज्बात से काम लिया, तो अपने आप को भी रायामा का यरगमाल बना लिया। रात को उसने जो कार्रवाई की उसकी वजह से अपनी फोर्सेस को भी मज़ीद बवक़्त किया, डिस्क्रेडिट किया, और पाक जंग की तरफ मामले को भी ले गया। तो जज्बात में जो अमल होता है, इश्तियाल में जो अमल होता है, उसका नतीजा खुद उस कौम के लिए अच्छा नहीं निकलता। इसलिए जवाब देने के सिवा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन जज्बात में आने की बजाय हमें होश से और मुशावरत से काम लेना चाहिए। लेकिन रिटेलिएट करना होगा, जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके ख्याल में? हसन निसार साहब, जिस तरह साफ़ी साहब ने गुफ्तगू की कि ये तो बाकायदा जंग छेड़ने वाली बात है, तो अब सिर्फ नरेंद्र मोदी की फेस सेविंग की बात नज़र नहीं आ रही, तो अब आपके ख्याल में क्या किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए? साफ़ी साहब ने अपने जवाब को बहुत ही उम्दगी से कंक्लूड किया है। उन्होंने तो हल्का सा पस मंज़र बताया, उनको जो कंक्लूड किया है मोरलेस मेरा जवाब वही है। दो तीन बातें मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बदकिस्मती से सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद हिंदुस्तान का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। खुशी है, फ़ख्र है, हालांकि हम भी बहुत उथले और जज्बाती लोग हैं कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस और जो रिएक्शन है वो इंतहाई संजीदा और ज़िम्मेदाराना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो ये फ़ना और बका का, ज़िंदगी और मौत का मसला है। दो न्यूक्लियर पार्ट्स जिनका माजी हम सब के सामने है, लेकिन ये एक इंतहाई टेक्निकल, इंतहाई प्रोफेशनल मामला है जिसके बेशुमार अस्करी, सियासी, सफारती
ये 3 तो मेंशन किए हैं डीजी या आईएसपीआर ने, उसका एक नफ्सियाती पहलू है जो बाकियों से कम नहीं होता। मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं इनमें से किसी के बारे में ना मुनासिब इल्म रखता हूँ, ना मेरे पास कोई तजर्बा है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर पूछे गए सवाल का जवाब देने बंदा बैठ जाए। सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, वो बुनियादी तौर पे अपने पड़ोस के लिए है, अपने भारतीय दोस्तों के लिए है कि खुदा ना खास्ता अगर जंग हुई और हाथ से निकल गई तो आप लोग याद रखना, आपका खाता बहुत लंबा है, 1 अरब के लगभग, मैं कोई तकरीबन 21 करोड़, तो शायद ये जंग आखिरी होगी। ये पैगाम उनके लिए है, बुनियादी तौर पे आपके सवाल का जवाब नहीं है। मैंने बात मुकम्मल कर दी। हसन साहब, ठीक, हसन साहब, इसी बात के साथ जो आप बात कर रहे हैं, यही हमारे यहाँ से आवाज़ें उठती आई हैं कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अब हमला हमारे मुल्क में हुआ है, लेकिन फिर भी इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाबात दिए जा रहे हैं। जो वज़ीर आज़म ने बात की वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थी, और डीजी आईएसपीआर ने भी वाज़ेह किया कि किस तरीके से हम एक पेज पे हैं और तरीक़ाकार से बात की गई है। लेकिन भारतीय मीडिया को आज सुबह से आप देखें तो एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है वहाँ पर। तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है दो मुल्कों में और लोगों की जहनीत में? वहां पर तबले जंग बजाया जा रहा है और यहां पर पाकिस्तान में बहुत तरीके से बात की जा रही है अभी भी इसके ऊपर। तो आपको इस पे खुश होना चाहिए। आपको पता है कल भी आपके एक सवाल के जवाब में मैंने जो बात आप कर रहे हो, मैंने उससे मिलती जुलती बात की थी। आपको तो खुश होना चाहिए। हमारा रवैया, मैंने अभी आपको अर्ज किया है कि हम बुनियादी तौर पे हम कम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम सतही लोग हैं, उथले लोग हैं, जज्बाती। लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे आर्म फोर्सेस, वो तो अपनी जगह पे, हमारा मीडिया माशाल्लाह बहुत बेहतर, बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज हम भी तो कान देखे बगैर कुत्तों के पीछे दौड़ लगा देने वाले लोग हैं। लेकिन बट दिस टाइम it is a very very interesting experience for me, so I am proud of it. If our media is behaving in a different way, तो खुशी की बात है, फख्र की बात है कि हम ज्यादा मैच्योर लोग हैं, ज्यादा बालिग हैं, ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। सही, आपको इस बात पे फख्र है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो पैगाम दिया है अभी हसन निसार साहब ने भारत के लिए, आपके ख्याल में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मोदी सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर जंग हुई तो फिर आखिरी जंग होगी, और किस चीज़ के वो मुतामिल हैं और किस चीज़ के नहीं हो सकते? मेरा ख्याल है कि सलीम सावी साहब ने, हसन साहब ने बहुत ही पुख्ता बात किया, बड़ी उम्दगी के साथ किया है, और इनके जो जिस तरह दोनों की टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं उसके मुताबिक की है, जो अल्लाह ने उनको दानिश फ़िक्र दी है, फ़हम फरासत दी है। और इस माहौल में कि जिसमें जो पाकिस्तान के ऊपर आज बीत चुकी है, जिसमें हसन साहब और सलीम सावी साहब और हम सब समेत सारे पाकिस्तान एक मुतासर हुआ है, उसमें इस तरीके से अपने आसान रखना, मैं तो बहरहाल एक बुनियादी तौर पर जज्बाती किस्म का इंसान हूँ, मुझे तो इसलिए बहुत ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है और मुतासर कौन है कि वो मुझसे अपने लिए इतना मुमकिन नहीं है। देखिए, बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, एक कैच-22 की सिचुएशन है। अब मसला ये नहीं है कि जो हसन साहब या सलीम सावी साहब ने जो एक चीज़ दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये आज अब इसके लिए गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। इंडिया ने जो कुछ कर दिया है, ये वो रोक सकते थे। और ये जब पुलवामा का हमला हुआ था, और जैसे हसन साहब ने बड़ा उसको बारीक बीनी से फरमाया कि उस सिचुएशन को जहाँ ये एग्जेजरेट करते रहे, तो ये वो मौका था कि जहाँ पे इंडिया को उस वक्त बैठ के ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए था कि ये लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे। उसने उनके लिए सियासतदान के अंदर एक खुदगर्जी होती है, चाहे वो हमारे मुल्क का हो चाहे उनके मुल्क का हो। उस खुदगर्जी में मोदी साहब ने पुलवामा के अंदर से अपने लिए शायद इलेक्शन ढूंढने की कोशिश की, और उसका फिर एक मंतकी तकाजा था
कि वो किसी तरीके से उसके बारे में एक कोई ऐसी चीज़ करें कि वायलेंस को ग्लोरीफाई हो या जंग ग्लोरीफाई हो, जो कि आज उनका मीडिया ड्रम बीटिंग कर रहा है, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मुझे भी हैरत हो रही है कि जिस तरीके से उनका मीडिया सारा यकसू हो के सब चीज़ों को वो उसकी खूबसूरती बयान कर रहा है। तो लेकिन अब जब हो गया है तो अब हमारे लिए क्या चॉइस क्या रही है? अब वज़ीर आज़म ने जो पहले बात कही थी कि हम सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे, तो ये बात है कि अब जब मोदी साहब की सियासत उन्हें बचा ली है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है या सियासी हुकूमत है वो अपनी सियासत खर्च करते हैं, जो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, उससे भी ताल्लुक नहीं। इसके कौम की जो है ना एक अपने कौम के अंदर एक हौसला होता है, कौम की जो हौसला मंदी है उसको किसी तरीके से पासते होने चाहिए। DGIS ने भी उन्हीं तकाज़ों को पूरा किया है, इमरान खान साहब ने उन्हीं को किया, आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी किया है। और पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं जो छोड़ी इंडिया ने कि एक खौफनाक सूरत हाल की तरफ मजीद लेके जाए, क्योंकि अब ज्यादा फ्लूइड हो गई है, ज्यादा ओपन हो गई है। अब ये शायद पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान चाहे तो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये जो जनरल साहब कह के गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा हमें एक सॉफ्ट टारगेट इंडिया को करने दें। चंद दिन पहले खुशी कसूरी साहब ने यही बात अपनी किताबें में लिखी और कहा कि जब 2004 में वाक़या हुआ तो जॉन मकेन जब पाकिस्तान आए थे और उनके साथ 3-4 और बड़े हाई-फाई अमेरिकन थे, तो इनको खुशी कसूरी साहब को लेके गए किसी रेस्टोरेंट, नहीं मैं थोड़ी देर बाद, तो वो उनको कहते रहे कि आप हमें राइवट के हमला अपने ये जो है रेनाला जो इस पॉइंट पे आपके वापस आएंगे, हम इरशाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाह रहे हैं। चाहता है कि जी वो स्ट्राइक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे, जो एक उन्होंने झूठा रोड ढोंगना चाहा और अब एक अपने ये ज्यादातर चीजें जो हो रही हैं इरशाद भट्टी साहब, वो ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से मीडिया के ऊपर बातें उनके की जा रही हैं कि वो बस वही हाइप एक चाहते थे। अब कल तक क्योंकि हम बहुत बदलती हुई सूरत हाल भारत में देख रहे थे, खुद नरेंद्र मोदी भी जो खुताब में कह चुके थे, फिर राज ठाकरे जिनके ऊपर बहुत रिलाय करते थे इन लोगों के ऊपर कि ये पाकिस्तान मुखालिफ बात करेंगे, उनकी अपनी मुल्क के अंदर ऑपोजिशन ये कह रही थी कि ये ढोंग है पुलवामा वाला। तो आप समझते हैं कि ये जो एक्टिविटी कल रात को की है भारत ने, ये उसमें ही फेस सेविंग वाली बात है? देखिए, पहली बात तो ये थी कि मोदी साहब को एक ड्रामा चाहिए था रंगबाजी में रंग भरने के लिए, और एक कार्रवाई चाहिए थी अपने इलेक्शन के लिए या इलेक्शन ज़दा सियासत को चमकाने के लिए, एक सबूत चाहिए था अपनी बुज़दिली को बहादुरी में बदलने के लिए, एक तसल्ली और दिलासा चाहिए था अपने लिए और अपने इंतहा पसंदी के लिए और अपने इंतहा पसंदों के लिए, और एक बढ़क चाहिए थी जो इस खित्ते में कि मैं चौधरी हूँ और मैं चौधराहट कायम करने के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये मोदी साहब की बदकिस्मती है कि वो वेमन मशराम हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, आदल डार के वालदैन हो, या जो भारतीय जर्नैल हों वो हों, या ये जो राज ठाकरे हों, या उनके अपने लोग जो हैं। और इसके बाद ये इस ड्रामे में भी वो फ्लॉप हो गए। उसकी वजह ये आप देखिए कि सितंबर 2016 में जब एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके DGMO ने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके सेक्रेटरी खारजा ने, वो भी 4 मिनट की, और कोई उसमें सवाल नहीं लिया, कोई तफसील नहीं बताई, कोई कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने एक बड़ा दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया होता, अगर 350 दहशतगर्द मार दिए होते, तो आज नरेंद्र मोदी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उनका वजीर दिफा करता या उनका आर्मी चीफ करता। इससे साबित हुआ है कि वो इस ड्रामे में भी फेल हो गए। और लेकिन बात यह है कि जो दो बातें बाकी मीडिया के कुछ जो उनके दोस्तों को तो देख के लगता है कि उनको पहले मिसाइल पे या पहले जहाज पे बिठा के हमारी तरफ भेज देना चाहिए, और ताकि वो इधर आ जाएं तो कुछ दिनों के लिए। दूसरी बात यह है कि मेरा भी बड़ा दिल, मैं भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊं और राखी सावंत से जाके पूछूं एक हमला करके, तो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा। शाहरुख का बंगला नहीं देखा था मैंने, वो भी इसी बहाने देख आऊंगा। दिलीप कुमार का हाल पूछना था, वो भी पूछ आऊंगा। लेकिन बात यह है कि कब तक हम जंग लड़ते रहेंगे खुदा के लिए, कि कितनी जंगें और चाहिए आपको, कितनी चुधराहट और चाहिए आपको, कितना कुछ और चाहिए। बात यह है कि एक
आखिरी उन्होंने हमला कर दिया। जो हुकूमत जो हमारी क़यादत फैसला करेगी हमें वो मंजूर है, हम लड़ेंगे और अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे, मगर अमन को मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ कि एक अमन को मौका और देना चाहिए। ये उन्होंने एक बुरी हरकत की, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह फजल करेगा, अमन को एक मौका और देना चाहिए। बात हो रही है पाक भारत सूरत हाल, भारतीय दरअंदाजी की। हम बात करेंगे महमल से। महमल, अगर हम बात करें जो क्योंकि बाकायदा तौर पर भारतीय फौज की तरफ से कोई इस कार्रवाई से मुतालिक बताया तो गया नहीं है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो भारतीय मीडिया या इवन भारतीय प्रिंट मीडिया की तरफ से आ रही हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने LOC को क्रॉस नहीं करना था, लेकिन हवाएं बहुत तेज थीं तो फिर हमने क्रॉस कर लिया LOC को। और वो साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि 1000 kg का इजरायली बॉम्ब था जो हमने फेंकना था। 5 फाइटर्स हमारे थे, 2 पाकिस्तान की तरफ से आए जब उन्होंने देखा कि हदूद क्रॉस कर लिया हमने। ये सारी बातें, इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स जब वो पेश करेंगे अपने मुल्क में तो बहुत से लोग उसको तस्लीम भी करेंगे। तो आप क्या समझती हैं कि ये इस तरीके से ये तरीकाकार दुरुस्त है? जी, अब साहब बात यह है कि जब ये हुआ तो उसके बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है विजय गोखले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उन्होंने एक स्टेटमेंट ही पढ़ी और उस स्टेटमेंट के बाद मेरे ख्याल में सवाल जवाब की भी उनको नहीं इजाज़त दी गई। लेकिन फिर एक इंडियन जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि हमें मिनिस्टर ने अलहदा से ब्रीफिंग दी, जो कि वो मतलब कि वो एक तरह से कह लें कि ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो ऑफिशियली उस तरह से नहीं थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बातें इस तरह की कि मेरे ख्याल में कि देखिए, क्योंकि जो इंडिया ने एयर स्पेस जो वायलेट की है वो उन्होंने अभी यही कहा जा रहा है, उन्होंने वेग रखा है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा वाला बालाकोट, मतलब वो ऑफिशियली उन्होंने उसके अंदर ये नहीं कहा कि बेशक कि वो खैबर पख्तूनख्वा का है या वो कश्मीर वाले सेक्टर का है। तो ये एक ज़रा चीज़ है, क्योंकि वो अगर ये कह दे ऑफिशियली कि वो खैबर पख्तूनख्वा का था तो मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर जो है डिफरेंट रिएक्शन आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि देखिए भारतीय मीडिया बिल्कुल वही बातें चला रहा है जो पूरा का पूरा उनके स्टेट का नैरेटिव है। वो इस चीज़ को, बहुत कम लोग हैं उधर जो ये चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी डेड बॉडीज़ किधर हैं या सैटेलाइट इमेजेस किधर हैं या इस तरह की कोई और चीज़। उसी तरह हमारा अपना भी मीडिया वैसे जो है, हमारा मीडिया कुछ सवालात तो पूछ रहा है ना कि जी आया था, आप लोगों ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, क्या हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी अबसा इसके अंदर, वो ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से जो देखिए अटैक हुआ था अराउंड 3 in the morning, और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, परवेज़ खटक साहब की और असद उमर, खैर असद उमर साहब तो बोले ही नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक बड़ी इल प्रिपेयर्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही वीक थी। इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट रीड आउट की, दैट्स इट, उन्होंने तो और उसके बाद कुछ नहीं कहा, बाकी तो उनका मीडिया ही चलाता रहा, जो उधर से लीक्स या जो भी उनका ऑफिशियल वर्जन आते रहे। हम लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी उसमें एक मैसेज जाना चाहिए था, एक लगना चाहिए था कि एक कोऑर्डिनेटेड कोई चीज़ है, मतलब उससे बहुत बेहतर ये DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस तरीके से अगर देखा जाए। और परवेज़ खटक साहब इस तरह की बात कर रहे थे कि तैयारी तो थी लेकिन रात का वक्त था तो नुकसान का अंदाज़ा किया जा रहा था, इसलिए आइंदा हुआ तो हम जवाब देंगे, मतलब इस किस्म की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने एक और चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नहीं खैबर पख्तूनख्वा का है, हालांकि हम लोग उस चीज़ को वैसे तो डिनाई कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की वो हदूद में दाखिल हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका उधर ड्रॉप हुआ है हवा की वजह से। तो ये ज़रा एक पाकिस्तान का ज़रा रिस्पॉन्स थोड़ा सा अगर बेहतर होता, और मेरे ख्याल में अगर बेहतर होता अगर फवाद चौधरी जैसे मिनिस्टर उधर होते जो ज़रा ज़्यादा आर्टिकुलेट हैं मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वॉर हिस्टीरिया है, अगर आपने आज मोदी की स्पीच सुनी हो, वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे क्योंकि वो तो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत ही सख्त और खौफनाक किस्म की और एक इतनी जिंगोइस्टिक स्पीच की कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसको सुनकर मतलब किसी का भी खून खौल उठे। तो वो एक बहुत ही अजीब, ये आज की बात है। जी जी बिल्कुल, आज उन्होंने की है, बल्कि अपने ये फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये लाइव कट कर दिया गया था उनके टीवी चैनल्स की तरफ उनके जलसे के ऊपर। तो उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म की उन्होंने उधर स्पीच की है। और भारत के अंदर जो जंगी जुनून है, मैं हैरान होती हूँ वाज़ेह तौर पे सियासी तौर पे इस्तेमाल होती हुई बात नजर आ रही है होगा। और देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पहले लग रहा था कि एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, मुझे अब ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से ना जीत जाए इस
सबके बाद, क्योंकि जिस किस्म का जंगी जुनून मैं भारत में देख रही हूँ मैंने पाकिस्तान में उस तरह का नहीं देखा। पाकिस्तान का एक बड़ा अभी भी रिस्ट्रेंट किस्म का रिस्पॉन्स है, और इनको शायद ये नहीं समझ आती कि जंग किसी के हक में नहीं होती। ये लोग वहां बैठ के हमें आगे बढ़ते हुए मल साहब की तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हमेशा से इलेक्शंस के दौरान हेट स्पीच अगेंस्ट पाकिस्तान के थ्रू ही जीतते रहे हैं। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगी अब से इसके अंदर कि महबूबा मुफ्ती ने कल एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि जब दो हाथी यानी कि पाकिस्तान और भारत लड़ते हैं तो उसमें जो है घास जो है वो सफर करती है, यानी कश्मीरी सफर करते हैं। तो ये भी जरा इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि मसले कश्मीरी जाते हैं, हम नहीं। तो जवाब क्या होगा आपका फिर, डिप्लोमेसी या वैसे ही जवाब? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को रैली करना चाहिए और रिस्ट्रेंट के साथ थोड़ा सा करना चाहिए। जवाब तो इन्को देना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान स्ट्राइक का जवाब न दे और इंडिया वेट कर रहा है कि पाकिस्तान कब ये DGISPR ने आपसे कुछ देर पहले कहा भी है महमल, उन्होंने कहा कि वी विल एक्सपोज इंडिया इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। मजहर साहब की तरफ जाएंगे। मल साहब, जिस तरह ये कहा जा रहा है बहुत ही स्पेसिफिक होकर भारतीय मीडिया की तरफ से कि हमारे 5 फाइटर्स से दूसरी तरफ से 2 फाइटर्स आए पाकिस्तान की तरफ से, फिर उन्होंने कहा हम अपना 1000 kg का बॉम्ब वहां पर फेंक कर फरार हो गए। तो इन बातों पर कौन यकीन करेगा? इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स अगर किसी ऑफिशियल फोरम से नहीं आ रही हैं तो। और कुछ वीडियोस भी फेक वो लोग चला रहे थे जिनको खुद अब इंडिया में सोशल मीडिया पे अब पॉइंट आउट किया जा रहा है कि पुरानी 1 साल पुरानी वीडियोज हैं जो चला रहे हैं उनके बड़े न्यूज चैनल्स। देखिए उस पर तो यही कहा जा सकता है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर सफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमने तो उनको ऑलरेडी सरप्राइज दे दिया है, अपने रवैयों से सरप्राइज दिया है। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, हमने अपने जमहूरी रवैयों से उनको सरप्राइज दिया है। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है, भारत के अंदर इंतहा पसंद हुकूमत में है। हमारे यहाँ तो कभी मुंतखब होकर नहीं आए, वहाँ तो हुकूमत में हैं। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो एग्रेसिव है, पाकिस्तान एग्रेसर है। हमने ये साबित किया कि हमें आता है रिस्ट्रेन भी इसके बावजूद, और जब रिस्ट्रेन जो आदमी शो करता है वही ज़्यादा ताकतवर होता है, जो फ्रस्ट्रेशन शो करता है वो ताकतवर नहीं होता। हमने अब तक जो अपना रवैया और अपना जो हमारा इस वक्त जो इस पोजीशन रही है, हमने बातचीत के लिए करतारपुर खोला, इससे पहले भी हमने बातचीत के लिए बात की। हमारे वज़ीर आज़म ने पहली अपनी तकरीर में ये बात की कि आइए आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी वोट टेकिंग में जो है वो बुलाया। तो हमारा जो ओवरऑल रवैया है उसने खुद दुनिया को सरप्राइज किया है। और एक चीज़ याद रखें, इस खित्ते में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद शख्स है वो इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। और ये खुद भारत के लोगों को सोचने की बात है और दुनिया को सोचने की बात है, जो दुनिया ये कह के पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो उसको ये शक की निगाह से देखती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का एटम बम जो है वो इंतहा पसंदों के हाथ आ जाए। और इस वक्त भारत के अंदर, और दुनिया को ये बावर कराना चाहिए कि इस वक्त भारत के अंदर इंतहा पसंद हुकूमत में हैं, और इंतहा पसंद सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद शख्स जो है वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, जो इसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है। तो उसको सबसे पहले दुनिया को हमें डिप्लोमेटिकली भी ये बताना चाहिए कि इंडिया में जो राइजिंग एक्सट्रीमिज्म है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इंतहा पसंदी बढ़ रही है, इंडिया का पूरा मीडिया एक इंतहा पसंद मीडिया बन गया है। ऐसे में क्या इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया के सोचने का सवाल है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, कुर्बानियां दी, दहशतगर्दों को शिकस्त दी। अब हम इंतहा पसंदी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई हम कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिकली देख लें आप पाकिस्तान को, एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो बाय एंड लार्ज पार्लियामेंट में लोग हैं, उनका ओवरऑल पोस्चर आप देख लें, और उसके मुकाबले में आप भारत में देख लें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो ऑलरेडी भारत को सरप्राइज दे चुका है बहुत सी जगहों पे।
ठीक जी माया साहब, बिल्कुल माया साहब, जिस तरीके से माया साहब गुफ्तगू कर रहे हैं हसन निसार साहब कि भारत दुनिया को जो इस्टेब्लिश करता था, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर सवाल उठाते थे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, क्या अब दुनिया को भी कुछ डर खौफ महसूस होना चाहिए कि इंतहा पसंद, किस लेवल की इंतहा पसंद सोच, और उनका मीडिया अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहता है और उसका नाम भारत है? ये सच्ची बात है, मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी एक बिल्कुल नया डायमेंशन सामने की बात थी। कम से कम मुझे तो कभी रजिस्टर नहीं हुआ, मेरे पे वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, मुझे बल्कि बड़ा अजीब लग रहा है। ये बड़ा खूबसूरत डायमेंशन इन्होंने सामने लाया है कि दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हमारे बारे में तो किस्से कहानियाँ अफसाने चलते थे ना कि हमारा एटम बॉम्ब इंतहा पसंदों के हाथ ना लग जाए, वहां तो इंतहा पसंदों के हाथ लग चुका है। बहुत खूबसूरत बात की है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये हमारा फॉरेन ऑफिस या सफारती सतह पे हम लोग एक बहुत एग्रेसिवली एक कैंपेन लॉन्च होनी चाहिए, बिकॉज सो लॉजिकल। इसके वो टोटे छोटे मोदी साहब की तकरीरों के निकाल के इकट्ठे करके बताओ दुनिया को, वाकई एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने बताओ बाहर जो आपके हैं वो एम्बेसीज और या आपके एम्बेसडर्स बैठे हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं, वो बताएं कि एक जुनूनी, एक पागल, एक एबनॉर्मल आदमी है जिसके हाथ वो सारा कुछ। ये बहुत खूबसूरत बात की है जी मदर अब्बास साहब, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। मदर साहब ने बिल्कुल उसका एक मुख्तलिफ पहलू को उजागर किया इस मामले पे। सलीम साफी साहब हाईलाइट करें। यकीनन हम क्लोज भी मदर साहब की बात के ऊपर ही करेंगे प्रोग्राम को। सलीम साफी साहब, अब अगर हम बात करें, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड नजर आ रही हैं इस मामले के ऊपर, बिल्कुल ही मुख्तलिफ राय पाई जा रही है और बहुत ज़्यादा मोदी को इंटरनली क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, लेकिन वो वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रहा। यहाँ पर अभी मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने बेहद तशवीश का इजहार किया और कंडेम किया है इसको। फिर पाकिस्तान में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन भी होने जा रहा है। इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है कि इस वक्त हम सब, फौज, तमाम सियासी जमातें, अवाम, सब एक पेज पर हैं और इस बार को खातिर खा जवाब दिया जाए। देखिए, मैं भी मज़हर साहब की बात को इसके जवाब में आगे बढ़ाना चाहूँगा। और आज मैंने जो आर्टिकल लिखा है, कल अगर वो जंग में छपा तो उसका मैंने उन्वान भी रखा है कि शुक्रिया मोदी जी। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहा है, अल्टीमेट रिज़ल्ट के तौर पर उसकी वजह से भारत के हिस्से में तबाही आएगी और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। देखिए, भुगतने के बाद और भयानक नताइज देखने के बाद पाकिस्तान जिन चीज़ों से ताइब हो गया, नरेंद्र मोदी वो चीज़ें अपनी मुल्क में ला रहा है। मसलन एक वक्त था कि हमने यहाँ पे मजहबी जुनूनियत को रिवाज दिया। एक वक्त था कि जब हमने इंडिया और अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में यहाँ पे जिहादी तंजीमें और इंतहा पसंद तंजीमें बना दी। हमने उनके नताइज को भुगत लिया और जो बीज जनरल ज़ियाउल हक ने बोया था उसको जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल कमर जावेद बाजवा तक पाकिस्तानी फ़ौज को उसके कांटों को अपनी आंखों के पलकों से चुनना पड़ा। उसके लिए हमें खून की नदियाँ बहानी पड़ी और हम बेसित कौम उससे तायब हो गए। हमने क़याम पाकिस्तान जैसे बयानिए को रिवाज दिया। हमारी फ़ौज की सोच बदल गई, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच बदल गई। अब यहाँ पे ठीक है, इस्लाम के नाम पे हो रहा था और मोदी वहाँ पे हिंदुत्व के नाम पे उसको कर रहा है, तो वो चीज़ें आज अपने मुल्क में उसको रिवाज दे रहा है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उस सिलसिले को हम तर्क कर रहे हैं, तो इंडिया में उसने इस सोच को रिवाज दिया और जब ये सोच फ़रोग़ पाती है तो फिर आपकी न तख्लीक हो सकती है, ना आपका फ़िल्म बन सकता है। तो जिन चीज़ों पे कल तक हमारे यहाँ ये था कि जी यहाँ इंतहा पसंदाना सोच है और इंडिया शाइनिंग इंडिया का नारा लगा के अपनी फिल्म इंडस्ट्री को और इन चीज़ों को दुनिया के सामने करता था, तो जो कुछ मोदी साहब कर रहे हैं वो अपने मुल्क को खुद इंतहा पसंदी और फिर फॉल्ट लाइन इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। साफी साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। बाकी उसका उन पॉइंट लाइंस का जब वो ये जब पक जाएगा तो एक खुद सफर इंडिया तय करके पाकिस्तान आगे आया है। साफी साहब, आपके ख्याल में ठीक
बिल्कुल नैरेटिव बदला है पाकिस्तान में। स्टेट का अवाम का इस एक सफ़र को तय करके दहशतगर्दी के खिलाफ हम आगे आए हैं, लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया में ये सब कुछ शुरू हो चुका है और इंतहा पसंदी अपने उरूज पर इस वक्त पहुंच चुकी है और आप लोगों को आगे भी इसी तरह की सूरत हाल होती नजर आ रही है। इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, OIC समिट होने जा रहा है जिसमें भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ वहाँ पर वो होंगी, तो अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए समिट का, तो आपके ख्याल में क्या वाकई बॉयकॉट करना चाहिए पाकिस्तान को? उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, पूरी कौम की तर्जमानी की है, बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। और अगर OIC इस तरह के काम करती है तो इस फोरम से ही निकल जाना चाहिए। इसने कभी कोई किसी भी सतह पे मुअस्सर काम नहीं किया, ना करेगी आइंदा। बाकी फिर एक मर्तबा लड़ाई सबसे दुनिया का आसान काम है लड़ना, और दोनों एटमी कुव्वत है, 2.25 अरब लोगों का मसला है। सही, इस खित्ते में कुछ इंडिया में मिसगाइडेड मिसाइल हैं, कुछ वतन परस्ती के चक्कर में जुनूनी हुए हैं, कुछ गद्दारी से बचने के लिए हुए हैं, तो लिहाजा एक मौका अमन को जरूर देना चाहिए। बाकी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कभी अजमेर शरीफ नहीं गया, ताजमहल नहीं देखा, जुहो का इलाका बड़ा मजे का, अमिताभ को लाइव नहीं देखा, हैदराबादी बिरयानी नहीं खाई, आगे बढ़ेंगे शाह साहब हम। ठीक है मेमल, OIC समिट की अपनी एक अहमियत है, तो आपके ख्याल में क्योंकि कश्मीर भी एजेंडा पर हो सकता है और वहाँ आवाज भी उठाई जा सकती है इस बारे में, तो ना जाना बेहतर ऑप्शन होगा या जाके वहाँ पे जवाब देना बेहतर ऑप्शन? देखिए अब जाकर उधर जाकर और अपनी बात और अपना मौक़िफ़ देना ज्यादा जरूरी है। और एक मेरी बात सुनिए कि हम इस तरह की चीज के हम क्या इंडिया के साथ पूरा के पूरा डायलॉग का प्रोसेस इंडिया तो ये चाहता है, लेकिन क्या हम खत्म कर देंगे? क्या हम जंग करेंगे उनके साथ, या वो हमारे साथ जंग हम चाहते हैं कि हमारे पे अटैक और हम उन पे अटैक कर दें? तो ये देखिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए दोनों ममालिक को, बिल्कुल जंगबाजी की तरफ नहीं। बातचीत का कोई ना कोई फोरम होना चाहिए, वहां सुषमा स्वराज आएंगी, हो सकता है कहीं बिहाइंड क्लोज डोर्स एक मीटिंग हो जाए, ना भी हो तो आप बाकी सारे ममालिक को इस्तेमाल करें सफारती सतह के ऊपर। आपको बहुत जरूरी चाहिए, आप कहती है जो भी आलमी फोरम हो उसके ऊपर, इस मामले के ऊपर। न्याजी साहब, लेकिन एक ऐलान अब फवाद चौधरी साहब की तरफ से सामने आ गया, वो कह रहे हैं कि सिनेमाज में भारतीय कंटेंट का बॉयकॉट किया जाए। ये वो चीज़ है, सकाफत और आर्टिस्ट और ये सब जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारी तरफ से क्या दुरुस्त इकदाम होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस मौके पे तो जो आपकी तरफ से जो इस तरह की तवक्कुआत हैं वो मैं समझता हूँ कि इतनी अहम नहीं है, बल्कि गैर ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन कहीं ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक है, बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। और एक बात मैं कहता हूँ जी कि ये थोड़ा सा कि जनरल मुशर्रफ से 3-4 दफ़ा ये सवाल किया गया कि अगर जनरल ज़ियाउल हक की जगह आप होते तो क्या करते, तो वो उन्होंने फरमाया कि मैं बिल्कुल वही कुछ करता जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया है। तो आपके ऊपर जब सिचुएशन सामने आ जाती है तो आपके पास इसके अलावा कुछ चाह नहीं रहता। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगा वो ये कि वो जिसके बारे में बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जिन्होंने इस क्राइसिस में कौम की क़यादत करनी है, उनके ये साबित करने का वक्त आ गया कि आया वो कौम को साथ लेने की सलाहियत से माला माल है। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी हो गई तो वो हमारा बहुत बड़ा न्याय साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट सामने आ गया। मलिक साहब की तरफ जाएंगे। मलिक साहब, मुख्तसरन हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें अपने मुख्तसर अंदाज में जिस तरह आप बात करते हैं। आज सुबह जब हम उठे तो हमें ये खबर मिली कि जैसे भारत ने अटैक कर दिया है, कल सुबह हम उठेंगे तो हमें किस किस्म की खबर मिल सकती है इस मामले से मुतालिक? देखिए, आज सुबह जब मैं उठा और मुझे ये पता चला तो मैंने अपनी पुरानी क्लिपिंग्स निकाली। हिरोशिमा और नागासाकी के कुछ सर्वाइवर्स पाकिस्तान आए थे और कराची में उनसे गुफ्तगू हुई, और जब जंग की बात हुई तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ के, और वो 70-80 साल के लोग थे, कि डोंट इवन थिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। वो सर्वाइवर्स थे, उनमें से एक खातून थी जो 5 साल की थी जब ये वाक़या हुआ, और उन्होंने जो हॉरिफाइंग सीन्स बताए हैं, और अगर लोग जाएं और उन सर्वाइवर्स की स्टोरीज पढ़ें तो आपको खौफ आता है ये कहते हुए भी कि आप जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स कभी लड़ें उसमें। मुझे नहीं पता, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भारत में जो जुनूनियत है उससे डर आता है, उससे खौफ आता है। खौफ उस मानों में नहीं कि एक जुनूनी आदमी के हाथ जो है वो इतना खौफनाक न्यूक्लियर जो है उसके हाथ में आ गया है। देखिए, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए कि बीजेपी को उसके इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचे। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिप्लोमेटिकली होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए।
हम दुनिया को अपना सही हर केस सतह नहीं पर बता पा रहे, न हमें सिर्फ दुनिया को हमारे अपना पैनल सही तक केस बताना है। बल्कि जितनी भी समझदार आवाज़ें हमारे मुल्क से उठी हैं उन्होंने जंग के खिलाफ ही मल साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो हालिया सूरत हाल है वो आप सबके सामने है और उस पर DGISPR ने जो कहा कि पाक फौज जो सरप्राइज देगी उसका इंतजार करें। अब भारत ये एक बहुत अहमियत की हामिल बात है, देखने आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।